अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने विक्यूल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आज का अभी का लेक्चर और इसके अगला लेक्चर, ये दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के विक्यूल्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए है। इन विक्यूल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट विक्यूल है उसको लाइसोसोम बोलेंगे। लाइसो का मतलब स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब बॉडी। सो लाइसोसोम दो अल्फाज से मिलकर बना है, जो लाइसो एंड सोमा। डेफिनेशन क्या है? लाइसोसोम्स आर स्मॉल राउंड सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैविंग डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वैक्यूल्स जिनके अंदर डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद हो, उनको हम बोलेंगे लाइसोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इजाद के बाद साइंटिस्ट ने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। इसी दौरान लाइसोसोम्स की डिस्कवरी हुई थी। लाइसोसोम्स जब आप सेल को स्टेन करते हैं यानी इसको कलर करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो डार्क कलर के स्टेन पकड़ते हैं। तो साइंटिस्ट ने इनिशियली लाइसोसोम्स को पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज का, पेरीन्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस से दूर, पेरी मीन्स साइड, ठीक है। सो न्यूक्लियस से दूर डेंस कलर के, डेंस मीन्स डार्क कलर के बॉडीज उनको कहा गया। लेकिन 1955 में डेडॉफ ने लाइसोसोम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने देखा कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स है जो डाइजेशन के काम आते हैं। इसी वजह से 1974 में डेडॉफ और दो और साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी से नवाजा गया। स्ट्रक्चर क्या है? जिस तरह का वैक्यूल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होगा, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके अंदर एक ल्यूमन होगा या कैविटी होगी जिसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम भरे हुए होंगे, ठीक है। तो अभी तक मुख्तलिफ किस्म के जो लाइसोसोम स्टडी किए गए हैं, तो 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उनमें से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ये ऐसे नहीं है कि एक ही लाइसोसोम में से 40 डिफरेंट एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट किए गए हो, बल्कि ऐसे है कि मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं या सेल के मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर जो लाइसोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पोजीशंस पे जो लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो उनके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे मसल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं उनका एंजाइम डिफरेंट होगा बनिस्बत बोन के अंदर जो लाइसोसोम्स है, और उनका डिफरेंट होगा बनिस्बत वाइट ब्लड सेल्स के। सो एवरी टाइप ऑफ सेल हैव डिफरेंट लाइसोसोम्स, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और उनके अंदर एंजाइम्स काफ़ी डिफरेंट। अब आते हैं लाइसोसोम्स एक्शन किस तरह करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। सो पहले ये देखते हैं कि लाइसोसोम बनते कैसे हैं। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनते हैं, यानी यहाँ से प्रोटीन बन के ट्रांसपोर्ट वेसिकल की सूरत में ये गोल्जी एपरेटस के पास आता है। गोल्जी एपरेटस उनको प्रोसेस करके प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद हैं। सेल के अंदर मटेरियल कई तरीके से आते हैं, जिसमें से कुछ मटेरियल फूड की सूरत में होंगे, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस की सूरत में होंगे, और कभी कभार ये होता है कि सेल के अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स है वो ख़राब हो जाते हैं, या उनका टाइम पूरा हो जाता है, या मज़ीद उनकी ज़रूरत नहीं होती सेल को, तो उनको भी डाइजेस्ट किया जाता है। तो हम वन बाय वन इन 3 प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं फूड की तरफ। सेल के बाहर जो फूड मटेरियल मौजूद हो वो लिक्विड की सूरत में भी हो सकता है या सॉलिड की सूरत में। सो यहाँ पे जो फूड मॉलिक्यूल्स मौजूद है, इनको सेल इनगल्फ कर लेगा, इसको सेल अंदर ले लेगा। कैसे? कि इसके इर्द गिर्द
ये मेम्ब्रेन थोड़ा पिंच इन करेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। जब मुड़ जाएगा थोड़ा सा मेम्ब्रेन, तो ये फूड पार्टिकल्स इधर आराम आराम के साथ अंदर सेल के आना शुरू करेंगे। जैसे ये सेल के अंदर आते हैं तो यहाँ से इसको इनगल्फ करके इसके सेल का एक टुकड़ा बनाया, मेम्ब्रेन लपेटा जाता है, यानी उनको कवर किया जाता है। सो इस सेल मेम्ब्रेन के हिस्से के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फूड पार्टिकल्स है। इस बॉडी को, इस चीज़ को हम एंडोसोम बोलेंगे। सो अगर यहाँ पे एंडोसोम के अंदर लिक्विड मौजूद हो तो इसको पिनोसोम बोलेंगे, और अगर इसके अंदर सॉलिड मौजूद हो तो इसको फेगोसोम बोलेंगे। अब इसके साथ जब फेगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा, सो इस स्ट्रक्चर को हम एंडोलाइसोसोम बोलेंगे, या सेकेंडरी लाइसोसोम भी इनको बोला जाता है। जो एंडोलाइसोसोम्स है उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स है उनको ये एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, और जैसे ये डाइजेस्ट होगा सो सेल विल यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये एक पाथ हो गया एंडोसाइटोसिस के जरिए किस तरह एंडोसोम बनते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट किया जाता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि कोई बैक्टीरिया, वायरस या इस तरह के कोई दूसरा पार्टिकल जो सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये सेल इनको इंगल्फ करेगा। स्पेशली ये प्रोसेस वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है फेगोसाइट्स। तो फेगोसाइट्स के अंदर ये प्रोसेस बड़ा प्रोमिनेंट होता है। तो सेल जिस तरह एंडोसाइटोसिस हुआ था, इनका एंडोसाइटोसिस करेगा तो इसके नतीजे में फेगोसोम बनेंगे, ठीक है। फेगोसोम जैसे यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है, सॉलिड की सूरत में होता है। तो फेगोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। जब इसके साथ मिल जाएगा तो इसको फेगोलाइसोसोम बोलेंगे। अब फेगोलाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो इस बैक्टीरिया या वायरस जो भी चीज़ है उसको डाइजेस्ट करके जो इससे यूजफुल मटेरियल है वो खुद ले लेगा, और बाकी जो वेस्ट है उसको सेल से एक्सक्रीट करेगा। तीसरा जो प्रोसेस होता है, अगर सेल के अंदर कोई वियर एंड टियर हो, यानी सेल के अंदर कोई खराबी आ जाए या सेल ऑर्गेनेलिस का टाइम पूरा हो जाए, या कुछ कभी कभार ये होता है कि कोई सेल ऑर्गेनेली काम कर देता है अपना, फिर सेल को उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है कि उस सेल ऑर्गेनेली, फॉर एग्जांपल एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो जिसका टाइम पूरा हुआ है या ख़राब हुआ है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को इर्द गिर्द ये गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाएगा। सो इस चीज़ को अब हम ऑटोफेगोसोम बोलेंगे, ऑटोफेगोसोम। अब इस ऑटोफेगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा, ठीक है, तो इसको ऑटोलाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है। अब ये ऑटोलाइसोसोम इस ऑर्गेनेली को, इसके अंदर जो मौजूद एंजाइम है इस ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करेगा और इससे यूजफुल मटेरियल लेके बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सो यू हैव डिफरेंट टेक्निक्स इन अ सेल जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब फंक्शन क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, एक तो डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स, सेल से बाहर की जितने भी पार्टिकल्स है अगर सेल के अंदर उनको इनगल्फ किया जाता है सो उनको डाइजेस्ट करना, ये इन लाइसोसोम्स का काम है। इसके साथ साथ इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस है, फूड पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बाहर से कोई फूड पार्टिकल नहीं मिलते, जो स्टोर्ड मटेरियल होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल के अंदर स्टोर हुए हैं, सो उनको फिर किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है टू गेट एनर्जी, टू गेट फूड फ्रॉम। फिर इसके साथ साथ तीसरा जो इसका काम है वो ऑटोलाइसिस या ऑटोफेगी है, यानी सेल के अपने पार्टिकल्स को, सेल के अपने ऑर्गेनेलीज या पार्ट्स को डाइजेस्ट करना। और इसी प्रोसेस के दौरान ये ऑटोफेगी जो होता है ये सिर्फ छोटे ऑर्गेनेलीज को नहीं बल्कि पूरे सेल को डाइजेस्ट करने का भी ये एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं, जैसे स्पर्म सेल हो गए तो स्पर्म
एक लाइसोसोम के ज़रिए एग को फर्टिलाइज करने के दौरान एक लाइसोसोम के ज़रिए डाइजेस्टिव एंजाइम लेके जो एग है उसके मेम्ब्रेन को रप्चर करता है ताकि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है या डीएनए है वो अंदर जा सके एग के फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसमें भी इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फंजाई वगैरह है वो भी इसी मेकनिज़म को यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के मेकनिज़म को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, फिर उनको एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इनगल्फ करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, यानी इनका जो लाइसोसोम्स है उनका ज़्यादातर जो पाया गया है अभी तक वो ये है कि पीएच उनका 5 होना चाहिए। तो इन जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसका पीएच डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम किसी वजह से ब्रस्ट भी कर जाए तो इनके जो एंजाइम्स है वो इधर बाहर साइटोप्लाज्म में इतना नुकसान नहीं कर पाते यूजुअली, क्योंकि इनके एंजाइम के लिए पीएच 5 चाहिए होता है, जबकि साइटोप्लाज्म का जो पीएच है वो थोड़ा इससे कम होता है, हाई होता है, यानी वो ज़रा न्यूट्रल साइड पे चले जाते हैं, ना एसिडिक होता है ज़्यादा और ना बेसिक ज़्यादा होता है। सो इट इज़ टुवर्ड्स द न्यूट्रल साइड। इसकी वजह से अगर लाइसोसोम फट भी जाए किसी जगह पे साइटोप्लाज्म में, सो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं काज कर सकता। अब अगर लाइसोसोम में कोई ख़राबी आ जाए तो इसकी वजह से कई एक बीमारियाँ आती हैं। पहले मैंने TSH डिजीज़ की बात की थी और कई बीमारियाँ हैं जो लाइसोसोम्स की ख़राबी की वजह से हो सकते हैं। एक यह है कि अगर कहीं पे भी न्यूक्लियस के करीब एंजाइम यानी लाइसोसोम पड़ जाते हैं और ये ख़राबी आ जाती है कई एक सेल्स में, सो इसकी वजह से ये होता है कि ये एंजाइम किसी भी तरीके से अगर डाइजेस्टिव एंजाइम डीएनए तक पहुंचाए तो डीएनए के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। जब वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो जो लाइसोसोम्स है कई एक टाइप ऑफ कैंसर्स में उनका भी एक करीबी रोल पाया गया है कि अगर एक्सटर्नली सेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ चली जाए जिसकी वजह से लाइसोसोम बहुत तवातुर के साथ न्यूक्लियस के करीब ब्रेक करना शुरू करें, सो उसकी वजह से थोड़े से एंजाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ अगर एंजाइम्स इनके अंदर जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर जो एंजाइम मौजूद है वो काम सही तरीके से न कर पाए या उनमें ख़राबी आ जाए तो कई एक मटेरियल्स जो है कई एक चीज़ें सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, कई प्रोटीन्स टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर बिल्ड करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है। एक होती है TSH डिजीज़, जिसकी वजह से एक स्पेशल किस्म का लाइसोसोम है और वो लाइसोसोम काम करना छोड़ देता है तो लाइपेजेस उसके अंदर होता है, तो वो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लिपिड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगले टॉपिक में हम परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स जो स्पेशल टाइप के लाइसोसोम्स है जो प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।